नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इस वक्त इस बड़ी खबर के साथ सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। एंटीलिया केस से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर इस मामले में एनआईए ने कोर्ट से कहा है कि सचिन वाजे के घर से उन्हें 62 जिंदा कारतूस मिले हैं। वाजे को सरकारी कोटे से 30 जिंदा कारतूस दिए गए थे। 30 सरकारी कारतूसों में से वाजे के पास सिर्फ 5 कारतूस हैं और ये भी एनआईए ने कहा है कोर्ट में कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। होटल बुक करवाने के लिए 12 लाख रुपए दिए गए थे और साथ ही आरोपी के वॉइस सैंपल और वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और इस बीच महाराष्ट्र में मनसुख हिरेन की मौत के साथ साथ अब ट्रांसफर पोस्टिंग के खुलासे ने भी सियासी रूप ले लिया है। खबर है कि इस मामले में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह और आईपीएस रश्मि शुक्ला की जांच करा सकती है। अफसरों को जांच के मामले में जानकर अब सियासत भी हो रही है। इसको लेकर खूब सियासत चल रही है। बीजेपी उद्धव सरकार पर इसको लेकर हमलावर है। साथ ही साथ संघ और बीजेपी से जुड़े अफसरों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है, ऐसी भी खबर है। इस बीच आज परमवीर सिंह ने भी हाईकोर्ट में अर्जी दी है और महाराष्ट्र के गृहमंत्री पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि संघ से जुड़े अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। संघ के करीबी अफसरों की एक लिस्ट बाकायदा तैयार की जा रही है और जल्द ये लिस्ट तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी जाएगी। जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस के मंत्रियों को ये लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है और लिस्ट तैयार होने के बाद अफसरों पर एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संघ से जुड़े जो भी अफसर महाराष्ट्र में पोस्टेड हैं, उनकी बाकायदा एक लिस्ट तैयार की जा रही है और इस लिस्ट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इन अफसरों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। परमवीर सिंह के लेटर के बाद से, आईपीएस रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट के बाद से अब ये कदम उठाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस के मंत्रियों को ये लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। उद्धव ठाकरे साहब ने वे अलग अलग मिनिस्टरों के साथ, अलग अलग लीडरों के साथ बात की है। ये जो भी मामला है वो बहुत गंभीर है, उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अनिल देशमुख जी को जो बोलना था उन्होंने स्टेटमेंट किया है। अभी उसके बारे में राज्य के प्रमुख के नाते हमारे चीफ मिनिस्टर ने डिसीजन लेना। चीफ मिनिस्टर साहब जो भी डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन के पीछे पूरे उनकी कैबिनेट उनके साथ है। चीफ मिनिस्टर बिल्कुल सरकार की तरफ से रिपोर्ट जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार को बदनाम करने का काम और महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम बीजेपी की ओर से चल रहा है, तो इसलिए सरकार की तरफ से पूरी बात को स्पष्ट की जाएंगी और जनता को अवगत कराया जाएगा। तो गलत करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि संघ से जुड़े अफसरों की एक लिस्ट बाकायदा तैयार की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि कांग्रेस के मंत्रियों को इस लिस्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है और जब ये लिस्ट तैयार हो जाएगी, यानी कि कौन कौन से जो अफसर हैं वो संघ के करीबी हैं, फिर इस लिस्ट को उद्धव ठाकरे को दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या एक्शन होगा, किस तरह का एक्शन होगा, क्यों लिस्ट तैयार करवाई जा रही है, अभिषेक शर्मा हमें बताएंगे। मुंबई से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। अभिषेक, क्या मकसद है इस लिस्ट को तैयार करवाने का? अभी पिछले कुछ वक्त की बात करूं तो प्रदेश के 2 बड़े अफसरों ने बड़े गंभीर खुलासे किए हैं, चाहे वो परमवीर सिंह हो या फिर वो आईपीएस रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट हो, और उसके बाद अब ये खबर सामने आती है कि संघ के करीबी अफसरों की लिस्ट तैयार की जा रही है। क्यों, क्या मकसद है इसका? बिल्कुल, देखिए ये साफ हो चुका है कि जिस तरीके देखिए अब तक बीजेपी इस पर मामला लगातार अटैक मोड में थी, लगातार अटैक मोड में है अभी भी, कि वह इस बात पर मांग कर रही थी कि महाराष्ट्र के जो भी गृह मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। इतना ही नहीं, जिस तरीके से रश्मि शुक्ला परमवीर सिंह जो लेटर लिखा हुआ है, जिस बड़े खुलासे हुए, उस पर कहीं न कहीं इस पर महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन देखिए सरकार की तरफ से साफ साफ ये आ रहा है कि जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले बता दूं, जितेंद्र आव्हाड जो कि महाराष्ट्र में सरकार में हाउसिंग मिनिस्टर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है रश्मि शुक्ला पर। इतना ही बल्कि साफ साफ कह दिया है कि यह पूरी की बड़ी साजिश रश्मि शुक्ला रच रही थी पिछले कई सालों से, और इसी वजह से उन्होंने तमाम लोगों का फोन टैप किया, जो कि इलीगल है और सीक्रेट एक्ट के खिलाफ आता है, और वह जिस तरीके से लेटर बनाई थी, और यानी कि जो खुलासा करने वाले अफसर हैं उनको उन्हीं की जांच की तैयारी यहां पर की जा रही है। अभिषेक, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त मैं सीधा दिल्ली की ओर रुख करूंगा, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एनसीटी बिल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा उस पर चल रहे हैं। जिन कामों के बारे में सोचा जाता था कि ये तो हो ही नहीं सकते, कोई सरकार नहीं कर सकती, वो काम सफलतापूर्वक कर लिए गए।
आज दिल्ली के स्कूल सिस्टम की चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, सरकारी स्कूलों के नतीजे शानदार आने लगे, सरकारी स्कूलों के बच्चे कंपटीशन में जाने लगे। आज दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो गए, कोविड मैनेजमेंट शानदार रहा। इन अस्पतालों की वजह से, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की वजह से मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही हैं। आज दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है, 24 घंटे मिलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी से ये नहीं हो रहा कहीं भी। आज दिल्ली में पानी का स्तर सुधर गया, टैंकर माफिया खत्म हो गया, लोगों को पानी फ्री मिल रहा है, पीने का साफ पानी फ्री मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से ये कहीं नहीं हो रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बेचैन हो गए, असुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि केजरीवाल जी की इस राजनीति के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉडल नहीं है। इनकी जहां जहां सरकारें पूरे देश में, इनको केंद्र में इनकी सरकार है, इनकी कई राज्यों में सरकार है, पूरे देश में कहीं भी कोई मोदी मॉडल की बात नहीं करता। आज पूरे देश में कहीं कोई बीजेपी मॉडल की बात नहीं करता। लोग पूछते हैं कि भाई जब दिल्ली जैसे छोटे राज्य में, दिल्ली जैसे राज्य में जहां बिजली बनती तक नहीं है, संसाधन नहीं है बिजली बनाने के, वहां अगर बिजली 24 घंटे मिल सकती है और 2/3 आबादी को बिजली फ्री मिल सकती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वो राज्य जहां संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है, वहां बिजली सस्ती क्यों नहीं मिल सकती, वहां 24 घंटे क्यों नहीं मिल सकती। अगर केजरीवाल जी दिल्ली के स्कूलों में इतना काम कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई सी स्कूल में काम क्यों नहीं किया? इन्होंने कोई शिक्षा का मॉडल खड़ा क्यों नहीं किया? केंद्र में या राज्य में, किसी भी राज्य में खड़ा करते। आज लोग इस बात को लेकर सवाल पूछने लगे। अगर 24 घंटे यहां पे दिल्ली में पानी साफ आ सकता है, जबकि दिल्ली का अपना पानी नहीं है, लोगों को पानी मिल सकता है दिल्ली में, तो बाकी राज्यों में पीने का पानी ढंग में क्यों नहीं मिल पा रहा, फ्री क्यों नहीं मिल पा रहा? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुल मिलाके मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है, और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए हैं। ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज, इसलिए ये बिल लाया गया है। आज जहां भी जाओ, हमारी तो नई नई पार्टी है, चारों तरफ केजरीवाल मॉडल की डिमांड हो रही है। आप किसी राज्य में चले जाओ, वहां लोग कहते हैं जी काश हमारे यहां भी केजरीवाल जी जैसा कोई मुख्यमंत्री आ जाए। आज चुनाव हो रहे हैं, तो सूरत के चुनाव में आप सबने देखा किस तरह से केजरीवाल जी के मॉडल को जनता ने वहां स्वीकार किया है। किस तरह से आज हिमाचल के गांव-गांव में भी चुनाव हो रहा है, तो लोग केजरीवाल जी के नाम पे वोट कर रहे हैं। आज पंचायत चुनाव से लेके, नगर निगम चुनाव से लेके, लोग राज्यों के चुनाव में इंतजार कर रहे हैं कि हमारे राज्य में चुनाव हो तो हम केजरीवाल जी का मॉडल अपने यहां भी लागू करें। हमें भी अच्छी बिजली चाहिए, हमें भी अच्छा पानी चाहिए, हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, हमें भी अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें भी अपनी सड़कें अच्छी चाहिए, हमें भी महिलाओं के लिए अच्छी बसें चाहिए, फ्री बसें चाहिए। ये सब लोग केजरीवाल मॉडल की चारों तरफ डिमांड हो रही है। अब जैसे ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, पर जो विजन केजरीवाल जी लेके आते हैं वो भी इनके लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो केजरीवाल जी का विजन है गवर्नेंस का, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी कहीं टिकते नहीं है। तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एनसीटी बिल को लेकर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपको बता दें कि बिल राज्यसभा से पास हो चुका है, लेकिन इस बिल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमलावर हैं। इसी को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उप मुख्यमंत्री की तरफ से। और इस बीच वापस अपनी डिबेट पर लौटते हैं। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, क्योंकि वहां पर अब जिस तरह से अभिषेक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया है कि अब संघ से जुड़े जो अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है, उनकी लिस्ट बन रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी आ रही है। आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ जांच की तैयारी चल रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग नेटवर्क का खुलासा किया था रश्मि शुक्ला ने, और रश्मि शुक्ला ने जांच के दौरान उन्होंने कुछ फोन टैप किए थे। अब यह कहा जा रहा है कि उन्हें इस फोन टैपिंग की इजाजत नहीं थी, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि उन्होंने जो सर्विस रूल्स हैं, सर्विस मैनुअल्स हैं, उनका उल्लंघन किया है, और इसीलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अभिषेक लगातार मेरे साथ बने हुए, मैं सीधा अभिषेक के पास। तबादलों के मामले में उनकी वसूली का रैकेट, उनकी चोरी जिन अफसरों ने ईमानदारी के साथ लोगों के सामने लाई, अब उन अफसरों को
इनाम देने के अवज ये महाराष्ट्र की सरकार उन पर कार्रवाई करने निकली है। राम कदम बीजेपी विधायक हैं, वो भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो अफसर इस तरह के रैकेट का खुलासा कर रहे हैं, ये जो दलाली का नेटवर्क चल रहा था, ये जो वसूली का नेटवर्क चल रहा था, इसको खोल रहे हैं, उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई को भी क्या इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए? हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने सर्विस मैनुअल्स का उल्लंघन किया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर एक्शन की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, इस बात को लेकर महाराष्ट्र के जो मुख्य सचिव हैं सीताराम कुंटे, वो इस वक्त मंत्रालय में मीटिंग कर रहे हैं। तमाम गृह मंत्रालय से सुबह से लेकर बकायदा बड़ी मीटिंग चल रही है और ये माना जा रहा है, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से कल उद्धव ठाकरे ने तमाम एनसीपी के बड़े नेताओं के साथ गृह मंत्री मीटिंग किया है, उसमें ये बात तो साफ हो चुका है कि परमवीर के खिलाफ और साथ ही साथ रश्मि शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों ने जरूर जो सर्विस रूल है उसका उल्लंघन किया है। यही कारण है कि इस पूरे मामले पर जो कानूनी राय ली जा रही है और कार्रवाई होगी, ये तो समझ में आ चुका है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जितेंद्र आवाज जो कि महाराष्ट्र में बड़े मंत्री हैं, हाउसिंग मिनिस्टर हैं, उनका भी बड़ा आरोप आया है रश्मि शुक्ला को लेकर, किस तरीके से उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया है, कैसे वह किसी के इशारे पर काम करती चली आ रही थी और उन्होंने कैसे फोन टैंपिंग किया है। जाहिर सी बात है पूरी तरह इल्लीगल है, परमिशन किसी का नहीं था और उसके बाद उन्होंने किया तो किया, वह किसी और को मुहैया करा दिया, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। और यही कारण है देखिए पूरे मामले को लेकर अब जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वह अब सामने आ रही है धीरे धीरे करके, तमाम मंत्री सामने आ रहे हैं और यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि परमवीर सिंह और रश्मि शुक्ला पूरी तरह गलत हैं, वह किसी के इशारे पर काम कर रही हैं, वह महाराष्ट्र सरकार को जानबूझ कर बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। और यह कहीं कहीं देखिए अब जो मामला सामने समझ में आ रहा था कि शायद ठाकरे साहब को मुसीबत होगी, बल्कि यह लोग अब बीजेपी को और अलग तरीके से यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये लोग गलत हैं, हमारी सरकार सब कुछ सही है। ठीक है, यानी कि इस पर सियासत बहुत जमकर हो रही है, अफसरों को लेकर सियासत हो रही है बहुत जमकर, तेरा अफसर मेरा अफसर, ये सब कुछ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इन दोनों एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं वापस डिबेट की ओर इस वक्त चल रहा हूं और मैं सबसे पहले अपने जो मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ विश्वास पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। अभिषेक अग्निहोत्री जी शिवसेना के नेता हैं। बीएल वोरा साहब फॉर्मर डीजीपी, वो भी इस वक्त साथ में हैं। और सुमन अर्पण जी पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल अभिषेक जी आपसे है। राम कदम ये आरोप लगा रहे हैं कि अफसर अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, घोटालों को सामने ला रहे हैं, लेकिन विसिल ब्लोअर को ही आप जो है शिकंजे में कसने की तैयारी कर रहे हैं शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकार। रोहित जी, राम कदम जी का जो बयान आया है, इसको स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ कि क्या जिस घोटाले की, जिस करोड़ रुपए की बात ये लोग कर रहे हैं, क्या वास्तविकता में वो कभी वसूली हुई है? क्योंकि 750 रेस्टोरेंट और बार जो मुंबई में जिनका नाम हुई जानी थी, क्या वो वे में 22 मार्च 2020 के बाद रनिंग में है, चल रहे थे? लेकिन बात यह है कि वास्तविकता में वो प्रॉपर वे में नहीं गए थे। लेकिन घोटाला जो पिछली सरकार में हुआ है, मैं उस घोटाले की बात बताना चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है 23 मार्च 2021 को नवभारत टाइम्स में। उसमें क्या हुआ है कि मुनंतगीर जो वन मंत्री इनके थे, पूर्व वन मंत्री, उनके घोटाले हुए हैं। 33 करोड़ पौधे लगाने का उसमें प्लान था उनका, जिसमें 3688 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष रूप से खर्चा दिखाया गया है और 2438 करोड़ रुपए विधानमंडल में पेश किए गए, लेकिन 33 करोड़ पौधे लगे ही नहीं। यहाँ तक कि ये लोग पेड़ पौधों को नहीं बचते हैं, 250 करोड़ रुपए खाली इन्होंने विज्ञापन पे खर्चा किया। लेकिन ये लोग घोटाले उनकी बात करें जो घोटाला हुआ ही नहीं वास्तविकता में, ये लोग उस पर चुप्पी साध लेंगे, बता देंगे आप मुद्दे पर रहिए, इस पे बात करिए, लेकिन ये लोग पूर्व घोटालों ठीक है, आप कह रहे हैं ये कहा जा रहा है कि ठीक है उन्होंने सर्विस रूल्स का उल्लंघन किया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। लेकिन सर एक बात भी तो सोचिए ना, रश्मि शुक्ला जी ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2020 में सौंपी थी, उस पर अब तक तो कार्रवाई हुई नहीं, उस पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी डीजीपी को और वो तमाम जगहों से होती हुई सीएम के पास पहुंची, अब तक उस पर तो कोई एक्शन लिया नहीं गया। उन्होंने कोई छोटा खुलासा किया था, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के नेटवर्क का इतना बड़ा खुलासा किया, बड़े नामों के साथ उसमें खुलासा है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जिस अफसर ने जांच की उस पर आप एक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सवाल नहीं उठेंगे? दिक्कत क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या, हिंदुस्तान, एक कहावत हम लोगों को कही जाती है कि हिंदुस्तान भेड़िया दसान। वजह क्या है कि जब सरकार के ऊपर आक्षेप एक लगा है आज, तो वो आक्षेप की वास्तविकता जानने के लिए हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन भाजपा में समस्या क्या है कि वो जांच का इंतजार न करते हुए हमारे जो मुख्यमंत्री पूर्व रहे हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी,
वो जांच पे भरोसा में रखते हुए उन्होंने क्या किया है कि सवाल इसीलिए तो उठ रहा है, सवाल इसीलिए तो उठ रहा है कि उनकी रिपोर्ट अगस्त 2020 में उन्होंने दी थी, अगस्त 2020। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने से उस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन पर फौरन एक्शन हो गया जैसे ही रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आती है। उन पर फौरन एक्शन की तैयारी हो रही है। ऑफिसर कुछ एक्ट बने हुए ऑफिसर्स के लिए वो एक कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाना, जैसे परमवीर जी की चिट्ठी लीक होती है, वो चिट्ठी बम जो लीक होता है वो पहले अन्य लोगों की अपेक्षा मीडिया के पास बाद में आता है, लेकिन भाजपा के पास पहले पहुंच जाता है। तो इनकी कौन सी इंटेलिजेंस काम कर रही जांच का विषय ये भी बनता है कि ये किस अधिकारी का राजनीतिक प्रयोग कर लेंगे, इसमें कोई छुपा नहीं हुआ है। बिहार के चुनाव के पहले गुप्तेश्वर पांडे जी का कैसे प्रयोग किया गया किसी छुपा नहीं है। भाजपा इस पे कुछ बोलना नहीं चाहेगी। विश्वास पाठक, आप अफसरों का प्रयोग कर रहे हैं, आप अफसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप महाविकास आघाड़ी के अफसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो उद्धव ठाकरे सचिन वाजे को जो 14 साल तक कोर्ट के आदेश द्वारा सस्पेंडेड था उसको लेकर आते हैं, और जो प्रामाणिक अफसर है, ईमानदार अफसर है रश्मि शुक्ला या मिस्टर जायसवाल, इन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। ये क्या बताता है? 25 अगस्त 2020 को रश्मि शुक्ला ने ये रिपोर्ट डायरेक्ट जायसवाल साहब के द्वारा मुख्यमंत्री के पास भेजी थी। मुख्यमंत्री ने उसको क्यों अनदेखी किया? मुख्यमंत्री को मालूम था अगर वो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे तो उनकी सरकार तभी गिर जाएगी। उन्होंने वो रिपोर्ट होम मिनिस्टर के पास भेजा, और होम मिनिस्टर ने क्या किया? होम मिनिस्टर को मालूम था कि इससे कारण हमारी सरकार गिर सकती है। ना ही उन्होंने वो रश्मि शुक्ला के ऊपर एक्शन लिया, ना ही जिन दलालों ने ट्रांसफर के लिए पैसा लिया उनके ऊपर एक्शन लिया। अब बात जब बाहर निकल गई है, प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के द्वारा निकल गई है, तो इन्हें ये सब दिखाई दे रहा है कि रश्मि शुक्ला की गलती है। अरे गलती किसकी? ये कोर्ट मारेगा। लेकिन हमारे संविधान के मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। अभी ये इंफॉर्मेशन अगर प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के पास आती है तो ये हमारा दोष नहीं है, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन बाहर रही है। बाहर आने के कारण इसकी जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होती है और जब तक अनिल देशमुख अपने पद से नहीं हटते तो कोई भी जांच फेयर वे में हो नहीं सकती है। इसलिए परमवीर ने भी जो सवाल उठाया है कि हमें 100 करोड़ प्रति महीना आप पैसा इकट्ठा करके दो, लेकिन अब तो अनिल देशमुख कह रहे हैं आप जांच करा लो। वो तो सीएम को मिलके आए हैं, सीएम को उन्होंने लेटर भी लिखा है, उसके बाद वो कह रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया, वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ जांच करा लें सीएम। मैं तो खुश हूं, स्वागत करता हूं इस जांच का, करा लें मेरे खिलाफ सीएम जांच। अब क्या दिक्कत है फिर? लेकिन तो कौन जांच करेगा? अगर होम मिनिस्टर वो पद पे बना रहेगा तो जांच कौन करेगा? जांच तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी या सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए, और वो जरूर इसीलिए बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सीएम को जी, इसीलिए आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? फडणवीस सीबीआई जांच की बात कह रहे हैं? सीबीआई इसलिए क्योंकि वन स्टेट का मामला है। पुलिस डिपार्टमेंट के जो बॉसेस होते हैं, गृह मंत्रालय केंद्रीय होता है, इसलिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और इसलिए सबसे पहले अगर आपको थोड़ा भी कुछ शर्म है तो आप पद से हट जाओ, आप कम क्लीन आफ्टर 1 मंथ यू कैन अगेन assume your office। लेकिन इन्हें मालूम है कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं बोलेंगे तो इसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार से लेकर ये पूरी सरकार इस सप्ताह में आने वाली है, इसलिए छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा सरकारी ब्रिजमोहन जी बीजेपी का ये कहना है, ब्रिजमोहन जी बीजेपी का ये कहना है कि अनिल देशमुख अगर पद पर रहेंगे और अगर स्टेट एजेंसी कोई जांच करेगी तो फिर वो सवाल उठा रहे हैं कि वो जांच फेयर कैसे रहेगी जांच, ये सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी को इस मामले में कहने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है कि उनके उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इनकी सीबीआई की जांच होना चाहिए और इनके सेविंग अकाउंट पे पैसा पाया गया है रिश्वत का, उसके बावजूद भी ना तो बीजेपी ने उस पर कोई कार्रवाई की और बल्कि उनके नेताओं ने यह कहा कि हमारा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा, तो उनको तो ये बात कहने का अधिकार ही नहीं है। जहां तक बात आपके माध्यम से जो मुझे पता लगा कि संघ परिवार से जुड़े हुए अधिकारियों की बात हो रही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारी सरकार किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को किसी भी इस चश्मे से नहीं देखती कि वो इस दल का है या उस दल का है। इसका मूल्यांकन हमारी महाअघाड़ी सरकार सिर्फ और सिर्फ उसके कार्य प्रणाली और दिए गए नियमों के अंतर्गत करने पे ही विश्वास रखती है। क्योंकि इन अधिकारियों ने सेवा नियमों का नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या अनिल देशमुख के पद पर रहते हुए फेयर जांच हो सकती है? अनिल देशमुख साहब के पद पर रहते हुए फेयर जांच की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी? आप मुझे बताइए ये कौन तय करेगा? क्या वो जांच करने वाले हैं? जांच करने वाली एजेंसी कोई और होगी,
और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाहर के, आपको क्या हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों पे विश्वास नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सारी जांच एजेंसियां और सारे लोग इस ढंग के बिके हुए लोग हैं कि वो कभी निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे? मैं सोचता हूं सर, आपके अफसर ने, आप ही की सरकार के अफसर ने, आप ही के गृह मंत्री पर आरोप लगाया, उसके बाद सर थोड़ा सा भरोसा तो डगमगाएगा ना? निश्चित रूप से लगाया है। हम कह रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। हमने तब तक कि उसकी जांच ना करें, हमने तो कभी नहीं कहा। हम चाहते हैं कि उनके दिए गए आरोप होती, लेकिन 6 दिन से जांच कौन करेगा ये पता ही नहीं चल पा रहा है। 6 दिन हो गए ना इस मामले को, लेकिन जांच कौन करेगा ये पता ही नहीं चल पा रहा है। मौन नहीं टूट रहा है कुछ लोगों का। भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज। सर, आप अब मिल रही मेरी आवाज आपको? हाँ, अब मिल रही है। आप बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा था कि परमवीर सिंह साहब ने 130 पेज की एक रिट लगाई सुप्रीम कोर्ट में, वहां से उनको वापस कर दिया गया क्योंकि उसमें कोई तथ्य नहीं है। नहीं, क्या कहते? नहीं, मिसगाइड मत कीजिए। क्या कह के वापस किया गया कि आरोप गंभीर है, लेकिन आप हाईकोर्ट जाइए पहले। चले गए हाईकोर्ट। ये मेरे पास है, सुन लीजिए उसमें क्या लिखा है। आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वो दिखा दीजिए। आप हाईकोर्ट चले गए हैं वो? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास हाईकोर्ट जाने के लिए हाईकोर्ट चले गए वो। आपके पास सुनिए, देखिए भाई साहब, आप जब कोई बात कहते हैं तो सबूत के साथ कहिए, खाली कहने के लिए मत कहिए। हाँ, बताइए, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो आप दिखाइए मुझे। है आपके पास ऑर्डर? आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा? ये बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी इसलिए कह रही है कि अगर वो समझते होते कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए इस मामले में, पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए, तो परमवीर सिंह जी की बदनामी नहीं होती। एक पढ़े लिखे आदमी को यदि सुप्रीम कोर्ट के कहे, एक आईपीएस ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट के कहे कि आप गलत फोरम पे आ गए, आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था, ये उसके लिए तमाचे के समान है। एक अनपढ़ आदमी को समझाया जा सकता है, लेकिन एक पढ़े लिखे आईपीएस ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़े, इससे बड़ी बेइज्जती किसी अधिकारी की नहीं हो सकती। और हमारी बहुत इज्जत बढ़ जाती है जब एक अफसर प्रदेश के गृह मंत्री पर आरोप लगाता है कि वो 100 करोड़ रुपए महीना वसूल रहा है। अरे सुनिए, बहुत इज्जत बढ़ जाती है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं। डीएल वोरा साहब है मेरे साथ, पूर्व डीजीपी हैं, बहुत सीनियर आईपीएस अफसर हैं। मुझे उनके पास जाने दीजिए सर। वोरा साहब के पास मुझे जाने दीजिए। वोरा साहब, अब अफसरों की जांच की बात इस मामले में सामने आ रही है। पूरा मामला सियासी क्या चल रहा है आपने देखा ही होगा इस पूरे मामले को, लेकिन अब इसमें अफसरों की जांच की बात सामने आ रही है। ठीक है, जांच होनी चाहिए, लेकिन सर पैरेलली जो वो अफसर उन्होंने अपनी रिपोर्ट के जरिए जिस नेटवर्क का खुलासा किया, जब ये बताया कि उस नेटवर्क में कई लोग ऐसे शामिल हैं नाम के साथ जो ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली वसूल रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं, उन आरोपों की 6-6, 7-7, 8-8 महीने वो पड़े रहते हैं, उस पर कोई मूवमेंट नहीं होता, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन अफसर पर एक्शन के लिए फौरन सरकार तैयार हो जा रही है। मैं बोल सकता हूं इस पे 1 मिनट? ये मैंने वोरा साहब का रिएक्शन मांगा सर इस पर, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप रिएक्ट करना चाहते हैं इस पर तो मैं बोलूं पहले? जी सर। सर आप ही के पास आए। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार जो है ये अब घबरा गई है, और जैसे कहते हैं ना, द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। अब इनको लगता है कि अफसरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने इंक्वायरी करनी है, इन्होंने अगर एक्शन लेना है, तो नेचुरली अफसर को तो ये दोषी ठहराएंगे ही, और अगर ऐसा ठहराएंगे तो इनके खिलाफ और गंद जो है वो अफसर उछालेंगे। जो अफसरों के पास बड़ा मटेरियल होता है, मैं नौकरी में रहा हूं, मैं जानता हूं, उनके पास बड़ा मटेरियल होता है जी। अब सवाल ये सिर्फ इतना हो रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये गिल्टी हैं। अफसरों की इंक्वायरी तो खुद कर लेंगे, उनकी इंक्वायरी कौन करेगा? तो फेयरनेस की वजह से सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए सारे मामले पे, नंबर 1 जी। नंबर 2, उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान उनको और उनकी पार्टी को हो रहा है। वो जानते नहीं हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं जी। अब सिर्फ इनको करना ये चाहिए, अगर इनको अपनी छवि ठीक करनी है, ईमानदारी से करना है काम, तो सारा काम सीबीआई को अगर ये सपोर्ट दे देते हैं उनको, तो अच्छे रहेंगे। वाजे को ये सपोर्ट कर रहे थे, असेंबली में भी किया, बाहर भी कर रहे थे, अब वो सबसे बड़ा क्रिमिनल निकला। जितने उसने क्लेम किए थे सब क्लेम उसके बस्ट हो रहे हैं जगह जगह से, और अगर ज्यादा ये बोलेंगे तो वो भी उनके खिलाफ जरूर बोलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अफसर दूध के धुले हुए हैं, उनकी गलतियां भी हैं जी, लेकिन ठीक है, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन ये सरकार को जांच अब नहीं करनी चाहिए, ये जांच अब सीबीआई को करनी चाहिए, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे पॉलिटिशियन के खिलाफ हो जी। अब सरकार अफसरों के खिलाफ तो सरकार फैसला ले लेगी, पॉलिटिशियंस के खिलाफ
तो हाई कोर्ट को ऑर्डर करना ही चाहिए। और ये जो परमवीर को कहा गया कि वो जाए, वो उन्होंने इसलिए कहा कि हाई कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, इसलिए वहां वो गए हैं। तो एक तरफ से अच्छा है साहब, मंथन हो रहा है, बड़ा अच्छा है, गंध निकलेगा इसमें से, विष भी निकलेगा, शायद अमृत भी निकलेगा इसी बहाने। और कम से कम अच्छा, और ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें सिर्फ महाराष्ट्र में हो रही हैं, ये सारे देश में, हर स्टेट में ऐसी चीजें होती रहती हैं। और ये बड़ा असली मुद्दा ये है कि ये पुलिस के रिफॉर्म्स होने चाहिए जी। आज भी हम कॉलोनियल पुलिस लेके चल रहे हैं, बदली नहीं। 1861 के एक्ट के मुताबिक पुलिस जो है वो सरकार को रिपोर्ट करती है। अब हमारे पॉलिटिशियंस को ये सूट करता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि पुलिस का कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाए। बिल्कुल। सब स्टेट्स में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, तो अगर आम आदमी का भला करना है, अगर ईमानदारी बरतनी है पब्लिक लाइफ में जी, तो पुलिस रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में साहब ऑर्डर किए थे, आज तक किसी स्टेट ने एक्शन नहीं लिया। तो दो चीजें मोटी, एक तो ये कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जी, दूसरा ये कि पुलिस रिफॉर्म्स पे एक्शन हो। मैं ये दो बातें इस वक्त कहना चाहता हूं। ठीक है, सुमन अर्पण जी भी मेरे साथ हैं, एक रिएक्शन मैं उनको लूंगा, फिर मुझे हेडलाइंस लेनी है। सुमन जी, आपको क्या लग रहा है, क्या अफसरों को अब किसी तरह से दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं खुद इस बात पर सहमति दूंगी कि हमें सीबीआई की जांच करनी चाहिए। और आपकी बात का मैं एक जवाब दूंगी कि जब कोई भी रिट सुप्रीम कोर्ट में लगती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो उसको रिट को एक्सेप्ट करे या अवॉइड कर दे। अगर उसको लगता है कि वो रिट एक्सेप्ट करने के लायक नहीं, तो उस पर पेनल्टी लगती है। यहाँ पर पेनल्टी की बात कहीं पर भी नहीं आई है, उसको हाई कोर्ट में भेजने की डिमांड हुई है। सर, इस बात को आप समझ लीजिए, अगर कोई चीज इस काबिल नहीं होती तो उसके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लगाकर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करती है। यहाँ पर उसको हाई कोर्ट में भेजा जा रहा है कि ताकि हाई कोर्ट उस पर संज्ञान ले। इस बात को मैं आपको, और दूसरी बात हम खुद देख रहे हैं लगातार सचिन वाजे की एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे बेनकाब दिन पर दिन होता जा रहा है। आप ये देखिए, वाजे ने जितने भी मैटर्स लिए वो सारे के सारे हाई प्रोफाइल मैटर थे। तो एक पूरा टारगेट के अंदर इनका जो प्लान चल रहा था, और अभी जो रश्मि मैम की इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसके बाद जब ये सारे के सारे बेनकाब होने लगे, तो अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ पर सिर्फ यही चल रहा है, अंधेर नगरी और चौपट राजा, और ये सब उद्धव सरकार को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हेडलाइंस ले रहा हूं, 1 मिनट के बाद ब्रिजमोहन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा, आप हाईकोर्ट गए हैं और आज अपनी याचिका दाखिल कर दी है। इंडिया न्यूज के पास परमवीर सिंह की याचिका की कॉपी है। 106 पन्नों की याचिका में परमवीर सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और अपनी याचिका परमवीर सिंह ने दाखिल कर दी है बॉम्बे हाईकोर्ट। प्रीति सोमपुरा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। प्रीति, याचिका दाखिल कर दी है, पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन वहां से हाईकोर्ट भेजा गया था, क्या क्या पॉइंटर्स रखे हैं उन्होंने अपनी याचिका में? देखो, 106 पन्ने की याचिका है, उसमें उन्होंने जो है कई बातें रखी है और साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अनिल देशमुख जो है उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया है। वो कई बार जो है सचिन वाजे, डीसीपी भुजबल के अलावा जो है एसीपी पाटिल को भी जो है अपने घर पे बुलाते थे और उन्होंने 100 करोड़ की फिरौती की मांग की है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि गृह मंत्री ने अपने पावर का मिसयूज किया है, तो उनके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा 106 पन्ने की याचिका में उन्होंने एक केस का जिक्र किया है जो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसके जजमेंट जो उसका आया था उसका जिक्र किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो है इस पूरे मामले में जो है उनके खिलाफ उंगली उठाई जा रही है वो सही नहीं है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से उनकी ट्रांसफर भी की है वो भी गैर कानूनी है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये मामला जो हम लोग जब इस केस की जांच कर रहे थे एंटीलिया मामले की, उसी बीच में जो है मेरा ट्रांसफर करा दिया, मुझे नहीं पता कि मेरा गुनाह क्या था। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से 100 करोड़ मांगे जाते थे, ना सिर्फ जितने भी 1700 जितने बार डिस्कोटेक पब्स मुंबई में उनसे पास है पैसे वसूल करने के लिए कहा था, बल्कि जो आईपीएस के ट्रांसफर और प्रमोशन में भी पैसे लिए जाते थे, इस बात का खुलासा किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए। मैं वापस अपने पैनल पर चल रहा हूं। इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि परमवीर सिंह ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर दी है अनिल देशमुख के खिलाफ। अब मैं पैनल पर चल रहा हूं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे। ब्रिजमोहन जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, वोरा साहब इस देश के बहुत ही विख्यात पुलिस ऑफिसर्स में एक है। मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार जांच करा रही है, और जांच कराने का तात्पर्य कभी ये नहीं होता कि डर के जांच करती है। दूसरा, उनका कहना यह है कि जो यहाँ का जो सेटअप है वो कैसे किसकी जांच करेगा, क्या करेगा। मुझे वोरा साहब का एक बयान याद आ रहा है जो उन्होंने
18 सितंबर 2020 को दिया था दिल्ली के मामले में अपने 16 साथियों के साथ मिलके। उसमें उन्होंने ये कहा था कि पुलिस यहाँ पे जो जांच कर रही है, ये जांच पुलिस ही को करने देनी चाहिए, कोई और एजेंसी ना करे। तो वहां अगर पुलिस वालों की जांच करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पॉलिटिकल आदमी की जांच अगर कोई लोकायुक्त करे या कोई रिटायर्ड जज करे तो वो कुछ कर जाएगा, वो कुछ गलत कर जाएगा। ये सारी बातें इन लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं। ये मान के ये चलते हैं कि इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं सब कानून का उल्लंघन करने वाले हैं और सारे लोग किसी ना किसी ढंग से प्रभावित हो जाते हैं। मैं वोरा साहब आपको स्पष्ट बता दूं, आज भी इस देश के अंदर हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से जीते और ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसा कोई भी आदमी आएगा जो इसकी जांच करेगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जहां तक बात इसकी आ रही है, जो परविंदर सिंह साहब ने लिखा है कि मुझे क्यों हटाया गया मुझे मालूम नहीं। आज मुझे एक बड़ी अंदर की जानकारी किसी ने दी है, वो मैं आपके माध्यम से पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं। जिस दिन बाजे को पता लगा कि वो मुश्किल में आ रहा है और एनआईए पीछे लग गई है, उसने जाकर सीपी के चेंबर में 3 घंटे मीटिंग की और उसने सीपी साहब को ये बताया कि साहब मैं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हूं क्योंकि मुझसे गलती हो गई है और मैं इस मामले में बच नहीं पाऊंगा। सीपी को डर ये था, उस समय तत्कालीन सीपी साहब को डर ये था अगर बाजे एनआईए की गिरफ्त में आएगा तो मेरे जो लिंक है वो इस कंफ्यूजन की वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने उसको आश्वस्त किया, सुन लीजिए एक मिनट, उसको उन्होंने आश्वस्त किया कि जब तक मैं सीपी हूं तब तक तुम्हें आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अच्छा, यह कारण उनको हटाने का जो लगातार जो बात चल रही है, और ये भी सब सामने आ जाएगा कोर्ट में। हाई कोर्ट की जो संरक्षण ले रहे हैं ना, उससे वो बचने वाले नहीं है। कि संजय राउत क्यों कह रहे थे कि रूटीन ट्रांसफर है और अनिल देशमुख कह रहे थे कि उन्होंने प्रशासनिक गलतियां की हैं उनसे, इसलिए उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। अलग अलग स्टेटमेंट क्यों आए थे ट्रांसफर के बाद? संजय राउत साहब ने अपनी पार्टी की तरफ से बोला है, सरकार की तरफ से बोला था। अनिल देशमुख साहब ने उन्होंने कहा था कि इसमें गंभीर किस्म की अनियमितताएं पाई गई हैं, इसलिए हमने उनका तबादला किया है। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। आप संजय राउत को कोट कर रहे हैं, आप अनिल देशमुख साहब को भी कोट कर दीजिए। जो आपको सूट करता है वो आप कोट करने लगते हैं। मतलब ये मानने में कुछ भी बोलते हैं, उनको गंभीरता से ना लें उनकी बातों को। फिर बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वो मैं आज पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। आपको मेरी बात को उतनी गंभीरता से लेना है जितना कि एक राजनीतिक व्यक्ति को लेना है। आप उनको गंभीरता से लीजिए। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये आपका कहना है कि आप गंभीरता से मत लीजिए। मैं कह रहा हूं उनको निश्चित रूप से गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन हम सब लोगों के ऊपर आखिर में अंततोगत्वा हमारी सरकार का जो वचन है वो हमारे ऊपर लागू होता है और हम सब लोग उससे बंधे, चाहे मैं हूं चाहे संजय रावत साहब हो। ठीक है, ठीक है विश्वास पाठक जी, लेकिन एक आरोप आज जितेंद्र अवार्ड ने भी लगाया है। उनका यह कहना है कि लक्ष्मी शुक्ला को इस्तेमाल किया जा रहा था और जो लक्ष्मी शुक्ला हैं उनसे फोन टैपिंग करवा रही थी, इसके पीछे बीजेपी है और उन्होंने एक निर्दलीय विधायक को महाविकास आघाड़ी में जाने से रोका लक्ष्मी शुक्ला ने। यह भी आरोप लगाया जितेंद्र अवार्ड ने आज। इस पर क्या कहेंगे, इस आरोप पर? देखिए, पहले मैं कहना चाहता हूं एनसीपी के सर्वे सर्वा शरद पवार से लेकर इनके जो श्रीवास्तव जी प्रवक्ता, इनको कितना गंभीरता से लेना चाहिए जनता देख रही है। अभी 3-4 मिनट पहले श्रीवास्तव साहब अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा रहे थे और बड़े उत्साह के साथ बात कर रहे थे कि इनकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की गई। अरे सुप्रीम कोर्ट के पास 32 के अंडर पावर है, हाई कोर्ट के पास पैरेलल 227 के अंडर पावर है। व्हेन इट कम्स टू फाइनलिटी ऑफ द मैटर, 32 में सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन करता है। उन्होंने केवल उसको निर्देशित किया कि आप हाईकोर्ट पे जाओ। आज हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी आप क्या कहोगे? क्योंकि बकवास है। देखिए, पाठक जी आप के माध्यम आप वैसे ठीक बोल रहे हैं। फेसबुक को भी इम्प्लीट किया गया पूरी आपकी पार्टी भ्रमित है महाराष्ट्र के समय। इसमें से 100 करोड़ कैसे पैसे जुटा जा रहे थे, सचिन वाजे का क्या रोल था, होम मिनिस्टर का रोल क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें उन्होंने रश्मि शुक्ला के रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। रश्मि शुक्ला का रिपोर्ट कोई कल बना और देवेंद्र फडणवीस ने आज सबमिट किया, ऐसी बात नहीं है। 25 अगस्त 2020 6 महीना पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के टेबल पे रिपोर्ट भेजा था। मुख्यमंत्री क्यों सोए थे, गृह मंत्री ने क्यों उसके ऊपर एक्शन नहीं ली, ये सब इसे आगे देवेंद्र फडणवीस के पास रिपोर्ट कैसा आ गया उसकी चर्चा नहीं चलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी जाग गए, अब मुख्यमंत्री जाग गए तो घबराहट हो रही है। एक बात पब्लिक डोमेन में आती है, डर पैदा हो गया। डोमेन में आने के बाद मुख्यमंत्री जी जब जागे हैं 6 महीने बाद तो आपको डर पैदा हो गया। ये नहीं सोच रहे कि 6 महीने चल क्या रहा था फाइलों पे। जो उन्होंने जांच की थी उसमें पक्षपात के आरोप के कई सारे लोगों ने शिकायतें की थी, उन शिकायतों पे जांच चल रही थी। उन्होंने जो जांच की सही है गलत है,
वो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। हाँ पूछिए आप पूछिए सुमन जी। सरकार है, हाँ बोलिए सुमन जी, पूछिए। की जो सरकार है वो अब क्यों जाग रही है? जब सुशांत केस हुआ तब क्यों नहीं जागी? छोड़िए सुशांत सिंह की बात मत करिए मैडम। तब क्यों नहीं जागी? अरे उसने जो सीबीआई कुछ नहीं कर पाया, आप सीबीआई से तो पूछिए। अरे मैडम क्या बात कर रही है? अच्छा बात बताइए, संतों की हत्या हो रही थी तब क्यों नहीं जागी? आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए, 28 संतों को मार दिया गया है। महाराष्ट्र में तो 2 संतों की बात कर रही हैं आपको मालूम नहीं है? मैं अभी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में 28 संत, कर्नाटक में 4 संत, उनको मार दिया गया, उनके अपराधी तक नहीं पकड़े गए। आज पालघर में 121 लोग जेल के अंदर है, 121 लोग जेल में। क्या बात कर रही हैं आप? आपको कुछ अंदाज नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए, योगी होकर बात करते हैं। 28 संत मैडम, 28 संत मारे जा चुके हैं। 28 संतों को बूझ किया गया, मारा गया है और उनके आज तक एक अपराधी पकड़ा नहीं गया। कर्नाटक में 4 संतों का हत्या हुई येदियुरप्पा की सरकार ने, आज तक आज ही नहीं। पालघर में इसीलिए उद्धव सरकार बाण ठाकरे का नाम लोग अदब से लेते थे। पालघर में सुन लीजिए, सुनिए, अदब से लेते थे। आज अरे सुनिए तो सही बहन, सर आप भी बात सुन लीजिए जी। बहन जी सुन लीजिए, पालघर में तो 2 ही साधुओं की हत्या हुई, 121 लोग जेल के अंदर है। उत्तर प्रदेश में 28 साधुओं को मार दिया गया पिछले 4 साल के अंदर, एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया। ठीक है, मुझे इस डिबेट को एंड करना है। लास्ट में एक रिएक्शन मैं बीएल वोरा साहब का लूंगा। वोरा साहब, आप इतने साल पुलिस में रहे, आप डीजीपी रहे, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि अगर इसी तरीके से पुलिस अफसरों पर तलवार लटकती रहेगी तो फिर एक पुलिस अफसर कैसे अपनी ड्यूटियों को ईमानदारी से एग्जीक्यूट करेगा? या तो फिर उसको हार कर अपना एक राजनीतिक आका ढूंढना पड़ जाएगा फिर? के लिए मैंने आपसे पहले ये कहा था कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए। पुलिस आज की तारीख में पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होनी चाहिए, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको करना नहीं चाहती है और कॉलोनियल पुलिस अभी भी चल रही है। बुरा हाल हो रहा है। बृजमोहन जी ने 2 चीजें कही, जरा उस पर मैं बोलना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि वो उनको शायद इंप्रेशन लगा कि मैं सीपी को डिफेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जितना कुछ हुआ उसमें डेफिनेटली सीपी की भी गलतियां हैं। सवाल सिर्फ इतना हो रहा है कि कोई निष्पक्ष जांच करे, इंडिपेंडेंट एजेंसी करे, तो चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे पॉलिटिशियन हो। अब इन्होंने कंपेयर किया महाराष्ट्र को दिल्ली से। दिल्ली में कोई ऐसा स्टेट गवर्नमेंट नहीं है महाराष्ट्र की तरह। दिल्ली का ढांचा एक अलग है। अच्छा, तो वहाँ की पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष है, जो गोली चलाएगा वही जांच करेगा। क्या वोरा साहब आप जैसे व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है? अब देखिए, मेरे जैसा अफसर ही कह रहा है, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस में भी नौकरी की है। जी, मैं दिल्ली को अच्छे से जानता हूं सर, मैं भी दिल्ली को 35 साल से जानता हूं। देखिए, अगर आप न्यू फॉर दिल्ली, अगर बृजमोहन जी अगर मुझे आप बोलने देंगे 1 मिनट तो बड़ी कृपा होगी, नहीं तो मैं वोरा साहब आप बात कंप्लीट कर लीजिए सर, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जी कि चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे अफसर है, जो भी गलत है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी हो, इंडिपेंडेंट एजेंसी से हो और प्रॉपर एक्शन लिया जाए। और ये बातें आज की नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि जांच हो, कार्रवाई हो, लेकिन जांच इस तरह की हो कि जांच पर कम से कम कुछ सवाल आगे ना उठा पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस पैनल में, अपने जो एक व्यू है इस केस को लेकर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।